तो विज़न यूपी टेट 2026 की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हमारे एक यूज़र की रिक्वेस्ट पे ये स्पेशल टॉपिक जो है शिक्षण मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था कि मैं इनको एक्सप्लेन करूँ, तो उनके लिए और आप सब के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर जनरली ज़्यादा डिटेल कहीं मिलता नहीं है, तो हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में समझ जाएंगे। तो मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, इंग्लिश में इसको बोलेंगे। तो देखिए हम क्या क्या इसमें पढ़ते हैं। देखिए पहले तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं और कौन कौन सी एजुकेशनल मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी होती हैं जो हमको पढ़ना है। सबसे पहले एक अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड बोलते हैं। निरीक्षण को क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। अंतर्दर्शन इंट्रोस्पेक्शन, क्या बोलेंगे? इंट्रोस्पेक्शन। फिर प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल, क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंटल। फिर डेवलपमेंटल विकासात्मक विधि, और फिर क्लिनिकल, और इसके बाद केस स्टडी। तो अब बहुत ज़्यादा देर न करने के बाद इस टॉपिक को शुरू करते हैं और कहीं भी स्किप मत करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस क्लास की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध तो है। सबसे पहले हम मनोविज्ञान पढ़ ही क्यों रहे हैं? जो भी मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहा है, वो उसका मेन पर्पस ये है कि वो जिनको भी चीज़ें सिखा रहा है, जिनको भी वो ऑब्जर्व कर रहा है, उनको किस अच्छे से अच्छे मेथड से वो सिखा सके। इसीलिए अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपका कर्तव्य क्या है कि आप बच्चों को अच्छे से अच्छा सिखा सके। अब हर बच्चा अलग है। एक मतलब अगर आपके पास 100 बच्चे हैं तो उनकी सबकी वैरायटी अलग है और सबकी स्पेशलिटी भी अलग है। तो आप किस स्पेशलिटी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको अच्छे से समझा सकते हैं, उसमें इसका बहुत महत्व है। हम इसको तभी समझ पाएंगे जब हम इसको अप्लाई करेंगे। जब आप टीचर बन जाएंगे, अब हर एक बच्चा वहाँ आपको अलग अलग मिलेगा, तो आप किस मेथड का यूज़ करके किसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, वो चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो आइए मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, अध्ययन विधियाँ शिक्षा मनोविज्ञान की हम पढ़ते हैं, तो इसलिए इसकी ज़रूरत है। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट है वो अंतर्दर्शन विधि है। अंतःदर्शन मतलब खुद के अंदर का दर्शन, इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद का इंस्पेक्शन करना। इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपनी कमियों को खुद फाइंड आउट करते हैं। और इसमें जैसे मान लीजिए एक कॉमन प्रॉब्लम है कि हमें सुबह उठना है, तो हम पहले खुद का इंस्पेक्शन करेंगे कि हम क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। तो उसका कुछ रिजल्ट निकलेगा कि यार रात में देर में सो रहे हैं, रात में देर में खाना खा रहे हैं, या रात में हमको किसी कारणवश नींद नहीं आ रही है। तो जो कुछ लोग तो इतना करके छोड़ देंगे, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा वो इसको ऑब्जर्व करके खुद का इंट्रोस्पेक्शन करके उसमें सुधार लाएगा। तो अंतर्दर्शन के व्यक्ति का चेतन मन का अध्ययन किया जाता है, मतलब अपने मन की चेतना का अध्ययन किया जाता है। और इसमें व्यक्ति क्या क्या करता है? अपना खुद का निरीक्षण करता है। खुद का निरीक्षण करता है कि वो क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। फिर उसका विश्लेषण करता है। उदाहरण के अध्ययन क्या करना है? हमको सुबह उठना है। अब हम सुबह क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? तो ये हमने अपना निरीक्षण किया कि हम सुबह कितने बजे तक उठ पा रहे हैं, 6, 7, 8। अब आप हमको उठना है 5 बजे, तो हम उसका विश्लेषण करेंगे कि 5 बजे उठने हम क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। फिर मानसिक प्रक्रियाओं में सुधार लाएंगे। अब हम क्यों नहीं उठ पा रहे हैं, तो उसका उत्तर भी हमको अंदर से मिलेगा, और फिर जब हमको उत्तर मिल जाएगा तो हम उसमें सुधार करेंगे। तो इसी को इंट्रोस्पेक्शन विधि कहते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है? देखिए इंट्रोस्पेक्शन विधि वही व्यक्ति कर सकता है जो चिंतनशील हो, जिसको खुद से ऑब्जर्व करने की, खुद पे कंट्रोल करने की और खुद को सुधारने की क्षमता हो, वही अपनी अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्शन विधि कर सकता है बच्चों के साथ। अब इंट्रोस्पेक्शन देखिए टीचर के नाम काम कैसे आता है। मान लीजिए हम कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हम मैथ पढ़ा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि यार कुछ बच्चे जो हैं वो गुणा नहीं कर पा रहे हैं। तो अब गुणा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको फिर, ये तो समस्या हो गई, फिर हम उसको विश्लेषण करेंगे। अब विश्लेषण में निकल के आया कि यार इनको तो पहाड़े नहीं आता है, नील बटे सन्नाटा है मामला, तो उनको पहाड़ा याद कर जाएंगे। अब कुछ बच्चों का निकल के आया कि यार ये हिंदी का नहीं समझ पाते हैं, ये टेबल समझ पाते हैं, तो अब टेबल कहाँ से ढूंढा जाए, तो फिर उनको वो डाउट क्लियर किया जाता है। तो ये टीचर में इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि टीचर के लिए बेस्ट मेथड है कि वो अपनी जो भी चीज़ें उसको इंट्रोस्पेक्ट करे, उसमें लगातार सुधार करे।
तो ये सभी व्यक्ति नहीं कर सकते, छोटे बच्चे और सामान्य व्यक्ति अंतर्दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन टीचर तो कर सकते हैं। तो ये आलोचना, इसकी कमी है। एक व्यक्ति को अंतर्दर्शन के आधार पर समान नियम निकालना दुष्कर होता है। इस मेथड में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इंसान एक जनरल रूल नहीं बना सकता, लेकिन इसका ये भी फायदा है कि इसमें सुधार करके व्यक्ति चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता है। और इंट्रोस्पेक्शन हर किसी को करना भी चाहिए। आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है तो वो किससे सुधरेगी? आत्मनिरीक्षण से, खुद के निरीक्षण से, खुद के इंस्पेक्शन से। तो उसका विश्लेषण करके ये आप ट्राई कर सकते हैं। अब हमको पढ़ना है यार कि मोबाइल ही नहीं हम छोड़ पा रहे हैं, तो हम क्यों मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे? जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो पता लगा रील देख लें, अच्छा लाओ ये सॉन्ग सुन लें, लाओ रोमांटिक वाला सॉन्ग सुन लें, तो यही सब नाटक चलता रहता है। तो इंट्रोस्पेक्शन जब करेंगे तो आपको ये विश्लेषण आएगा कि जब आप पढ़ रहे हैं तो मोबाइल को फ्लाइट मोड में लगा के दूर रखिए। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो उसमें आपको एडवांटेज मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसमें देखिए जो प्रश्न बनता है तो अंतर्देश की प्रमुख सीमाएं क्या हैं, ये हम चीज़ें निकाल सकते हैं। निरीक्षण विधि, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑब्जर्वेशन मेथड। नाम से ही क्लियर है, देखिए ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या करते हैं, मनोविज्ञान में संरचनावाद के खिलाफ, संरचनावाद जो कंस्ट्रक्टिविज्म था उसके खिलाफ व्यवहारवादी विचारधारा का उदय हुआ था, जिसके व्यवहारवादी के आपको पता ही है कि डब्ल्यू वाटसन थे। अब वाटसन का निरीक्षण पद्धति के पक्षधर थे। इनका क्या था कि निरीक्षण पद्धति के ही पक्षधर थे। इनका कहना था कि निरीक्षण से ही इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा हो सकती है। तो व्यवहारवादियों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया और कहा कि व्यक्ति को व्यवहार की उत्तेजन प्रक्रिया के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव है। निरीक्षण विधि में अध्ययनरत घटनाओं में कार्य चरों को बिना किसी औपचारिक परिचालन के अभिलेखित किया जाता है। इस विधि में मनोविज्ञान दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करता है। इसमें क्या करते हैं कि व्यक्ति जाने या अनजाने में, मतलब बच्चों को बताया, जिनका भी आप निरीक्षण कर रहे हैं उनको बता भी सकते हैं और बिना बताए भी निरीक्षण कर सकते हैं। अगर आप बता देंगे तो इस विधि का उद्देश्य नहीं सॉल्व हो पाएगा, लेकिन नहीं बताएंगे क्योंकि उसमें अगर बता देंगे तो वो सावधान हो जाएंगे, तो जो रियलिटी है वो हमको नहीं मिल पाएगी। तो इसमें किया क्या जाता है, इसमें मनोवैज्ञानिक के द्वारा दूसरे व्यक्ति या शिक्षक के द्वारा, मनोवैज्ञानिक ही क्यों, शिक्षक भी मनोवैज्ञानिक ही एक तरह से, तो मनोवैज्ञानिक के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण, डीप निरीक्षण किया जाता है। उदाहरण के स्वरूप जब आप बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो आप निरीक्षण भी साथ साथ कर सकते हैं कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा बच्चा ऐसा है जो इधर उधर देख रहा है, और जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो उसका रीज़न क्या है। तो बच्चों को डीप निरीक्षण किया जाता है। इसमें स्टेप क्या क्या है, पहले दूसरे के व्यवहार का निरीक्षण किया जाएगा, फिर दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का आकलन करना होगा, निरीक्षण के आधार पर दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या करना। निरीक्षण दो प्रकार से किया जाता है। अब देखिए, पहले व्यवहार का निरीक्षण किया, फिर उसका आकलन किया, आकलन करने के बाद व्यक्तित्व की व्याख्या, उनके व्यक्तित्व में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या कमियां हैं, उसकी डिटेल और क्रमवार व्याख्या करना। अब निरीक्षण विधि में दो प्रकार का होता है। स्वाभाविक निरीक्षण बताया था आपको कि जो बिना बताए किया जाए। स्वाभाविक निरीक्षण, जैसे आप बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप वो निरीक्षण बच्चों का लगातार कर सकते हैं। दूसरा क्या है, मान लीजिए आप क्रिकेट सिखा रहे हैं बच्चों को, या कोच है तो वो देख रहा है, चुपचाप देख रहा है कि कौन सा बच्चा कवर ड्राइव अच्छी खेल रहा है, कौन सा इन स्विंग अच्छी डाल रहा है, कौन सी आउट स्विंग अच्छी डाल रहा है। तो इन सब को वो स्वाभाविक रूप से निरीक्षण कर रहा है बिना बताए, और ये सबसे ऑथेंटिक होता है। और फिर जैसे उसको सुधार करना है तो ऑब्जर्व करके बच्चों को अलग करके, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हासिल वाले घटाना नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि हासिल वाले जोड़ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि हासिल वाला गुणा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को अलग करके उनको अलग से सिखाया जा सकता है। अस्वाभाविक या नियंत्रित निरीक्षण, पीवी यंग के अनुसार नियंत्रित निरीक्षण निश्चित पूर्व निर्धारित योजना के तहत होता है। जैसे आपने ये कह दिया कि बच्चों कल सब लोग तैयार होके आना, सबका सिंगिंग कंपटीशन होगा, तो सिंगिंग कंपटीशन होगा तो सब तैयार होके आएंगे, तो तैयार होके आएंगे तो जो नेचुरलिटी है उसकी वो ख़त्म हो जाएगी एक तरह से। अगर आपने कह दिया कि बच्चे कल आप पेपर की तैयारी करके आना, अब पेपर की तैयारी तो बच्चे करके आएंगे तो जो उन्होंने पूर्व ज्ञान लिया है उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट आ जाएगा। जैसे कोई बच्चा होगा, हो सकता है वो रात भर पढ़ेगा, इस चीज़ की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें जो एक रियलिटी होगी कि जो आप रेगुलर पढ़ा रहे हैं, रैंडम पढ़ा रहे हैं, बच्चा उसको देखकर कितना समझ पा रहा है।
तो जो नियंत्रित निरीक्षण होता है उसमें बच्चे को एकदम फिक्स चीज़ें करके अपने अनुसार चीज़ें हटा के, जैसे मान लीजिए कि बच्चों एसएसबी होता है, एसएसबी टेस्ट जो होता है एनडीए और सीडीएस के बाद, वो एक नियंत्रित निरीक्षण है। उसमें पता है बच्चों को ये टास्क दिया जाएगा, इसमें ये क्वालिटीज़ चेक होगी, तो वो नियंत्रित निरीक्षण के श्रेणी में आता है। अब अच्छे निरीक्षण की क्या विशेषता होती है? देखिए, एक अच्छा निरीक्षण उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, मतलब उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, रैंडम ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं भी हो जाए, लेकिन बिल्कुल एकदम आप फिक्स होना चाहिए तथा क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। दूसरा, सावधानीपूर्वक गहन अभिलेखन, सावधान होना चाहिए, सावधानीपूर्वक होना चाहिए, और गहन अभिलेखन मतलब उसको लिखित होना चाहिए, क्योंकि अगर लिखोगे नहीं तो आप भूल जाओगे। तो इसमें क्या होता है, संबंधी अभिलेखन संबंधी उपकरणों का निर्माण पहले से कर लिया जाता है, मतलब आपको किन किन चीज़ों को नोट करना है उसको आप पहले से लिख देंगे। उदाहरण के स्वरूप, आप बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं तो उससे पहले से ही लिख लेंगे कि कौन से बच्चों को हिंदी पढ़ना आ रहा है, कौन सी मात्राएं में गलती कर रहे हैं, कौन कहानियों के प्रश्न को नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया बना सकते हैं। तो उसमें क्या क्या जांच सूची बनाते हैं, निर्धारण मापनी बनाते हैं और गणना कार्ड आदि बनाते हैं। निरीक्षण से प्राप्त आंकड़ों में आत्मनिष्ठता होने की संभावनाएं अधिक होती हैं, क्योंकि व्यक्ति विशेष, अब आत्मनिष्ठता मतलब क्या है, अपना मनमर्जी घुसाने की। अब जैसे मान लीजिए मैं वो कर रहा हूँ, अब मेरा ओपिनियन कल अलग भी तो हो सकता है, मेरा बायस्ड भी तो हो सकता है किसी बच्चे के प्रति। किसी बच्चे को मैं ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ, हो सकता है कि उसमें उसकी क्रिकेट खेलता है, मान लीजिए मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अब उसमें छक्का लगाने की काबिलियत है लेकिन वो क्या डिफेंस गलत कर रहा है, लेकिन मेरे ऊपर उसकी इमेज ऐसी है कि उसकी छक्का लगाने की जो काबिलियत है वो मेरे ऊपर हावी है। तो इसलिए जब भी निरीक्षण कराया जाए तो एक से ज़्यादा 2-3 लोगों के साथ कराया जाए। तो निरीक्षण को विश्वसनीय एवं वैध बनाने के लिए क्या करना चाहिए, सार्थक पक्षों पर ध्यान देना चाहिए और उनका अभिलेखन करना चाहिए। तो निरीक्षण विधि में अभिलेखन बहुत क्रमबद्ध अभिलेखन जरूरी है। किस किस चीज़ का अभिलेखन करना है, उदाहरण से आपको बता दिया, उसका एक क्राइटेरिया होगा और उसका अभिलेखन करके रखा जाएगा अलग क्रमबद्ध तरीके से। आत्मनिष्ठता मतलब बायस्ड नहीं होनी चाहिए, एक से अधिक, इसीलिए क्या होता है कि कई बार एक से अधिक जो ऑब्जर्वर होते हैं, निरीक्षणकर्ता होते हैं, एक से अधिक का यूज़ करते हैं। कि मान लीजिए कि एक बच्चे को हमने बायस्ड होकर देख लिया, लेकिन अगर 3-4 लोग हैं तो वो तो बायस्ड वे में नहीं देखेंगे ना। निरीक्षण रैंडम होना चाहिए, यादृच्छिक मतलब रैंडम, क्या होना चाहिए दोस्तों, रैंडम होना चाहिए, और सही समय पर इसको निपटा देना चाहिए। अब नेक्स्ट है प्रयोगात्मक विधि। नियंत्रित एक्सपेरिमेंटल जो बोलते हैं, नियंत्रित परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन ही प्रयोग विधि है। नियंत्रित परिस्थितियों में मतलब प्रयोगात्मक क्या होता है कि आपने कंडीशन को फिक्स कर दिया और उसमें आप अध्ययन कर रहे हैं। प्रयोगकर्ता किसी एक या अधिक चर को नियंत्रित या परिवर्तित करके उसका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर देखता है। चर 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, जैसे चर का मतलब क्या है, वेरिएबल्स, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है, उसका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर देखता है। तो मान लीजिए कि हमने ये देखा कि कुछ बच्चे जो हैं वो पढ़ाई गर्मी में कर रहे हैं, ठीक है, कुछ मतलब सबको अलग अलग मेथड दिया और देखा कि 30 डिग्री में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, 32 डिग्री में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस कुछ को हमने मतलब जो अच्छा सीख रहे हैं उनको टॉफ़ी बिस्किट दे के किया। तो ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ऐसी कंडीशंस हम रख के उसमें कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल में जो एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है वो कंडीशंस को नियंत्रित कर सकता है, मतलब अपने अनुसार, कि उसको मान लीजिए ये करना है कि 35 डिग्री पे टेस्ट करना है कि बच्चे ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं कि 20 डिग्री पे अच्छा करते हैं, तो वो टेम्परेचर वहाँ का चेंज कर सकता है। ओके, अब और क्या चेंज कर सकता है, खेल विधि द्वारा सिखाने पढ़ाने के लिए वो चेंज कर सकता है। तो अब इसमें 2 प्रकार के चर आते हैं। स्वतंत्र चर, ये वो चर होते हैं जिनका प्रयोगकर्ता नियंत्रित व परिवर्तित करता है जिससे दूसरे चरों से के संबंध को जाना जा सके। यह संभावित कारण होता है जिसकी प्रयोगकर्ता खोज करना चाहता है। तो पराश्रित चर क्या होते हैं, जो दूसरों पर, एक हो गया स्वतंत्र चर जिनको प्रयोगकर्ता नियंत्रित और परिवर्तित करता है। ओके, मतलब जैसे टेम्परेचर हो गया, वो प्रयोगकर्ता घटा बढ़ा सकता है। टॉफ़ी बिस्कुट देना हो गया कि जो अच्छा सीख रहा है उसको टॉफ़ी बिस्कुट दिया जाएगा, उसमें बच्चे कैसे सीख रहे हैं, तो ये सब वो नियंत्रित कर सकता है, इसको स्वतंत्र चर बोलते हैं। और पराश्रित चर वे दशाएं विशेषताएं जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर को प्रस्तुत करने
हटाने व परिवर्तित करने पर दिखाई देते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, तो परिवर्तित हो जाते हैं, पराश्रित चर कहलाते हैं। लगातार मानसिक कार्य करने से थकान उत्पन्न हो जाती है, इसमें लगातार मानसिक कार्य स्वतंत्र चर तथा थकान पराश्रित चर है। अब जैसे गर्मी वाला उदाहरण दिया था मैंने, तो गर्मी जो है वो स्वतंत्र चर है, लेकिन जो पसीना आना है, जो गर्मी इसके कारण परेशानी होनी है, पसीना आना है, वो पराश्रित चर कहलाता है। व्यक्ति विशेष संबंधी चर, इसमें प्रयोज्य की आयु, लिंग, प्रजाति, बुद्धि, व्यक्तित्व आदि आते हैं। व्यक्ति विशेष संबंधी चर क्या होते हैं? इसमें प्रयोज्य की आयु, लिंग, प्रजाति, बुद्धि, व्यक्तित्व आदि सब आते हैं। तो ये व्यक्ति विशेष का होता है कि बच्चे की आयु क्या है, लिंग क्या है, प्रजाति क्या है, बुद्धि स्तर क्या है, व्यक्तित्व क्या है, ये सब व्यक्ति विशेष संबंधी चर में आते हैं। परिस्थिति संबंधी चर में वो चीज़ें होती हैं जैसे शोर हो गया, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, ये सब परिस्थिति संबंधी चर में आते हैं। क्रमिक चर क्या होते हैं? वे चर होते हैं जो क्रम से संबंधित होते हैं, तो ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब स्वतंत्र चर का प्रभाव आश्रित चर पर देखने के लिए इन चरों का प्रयोगात्मक परिसर हटाने के कई तरीके हैं। जैसे प्रयोगात्मक परिस्थिति से उस चर को हटा लेना, यदि इन चरों को हटाना संभव नहीं तो इनको स्थिर रखा जाए। व्यक्ति विशेष संबंधित चरों के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोगात्मक, तो प्रयोगात्मक जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको फिक्स करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें आपको कंट्रोल करनी होती है। तो अगर आप चीज़ों को हटाना चाहते हैं, उसके कारण आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उन चीज़ों को आप सुधार सकते हैं, हटा सकते हैं। अब प्रयोगात्मक प्रयोग क्या है? प्रयोगात्मक प्रारूप इस प्रकार होता है, चरों को पारिभाषित करना। देखिए जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक्सपेरिमेंट कहते हैं ना, जैसे ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? V = I। अब इसमें क्या कहते हैं? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो ये जो STP है ना, ये चर होते हैं। तो उसी तरह से जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, भले ही वो इंसानों पे होता है, तो उसमें कुछ चर अचर होते हैं। तो जो भी चर प्रभावित कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को, उसको परिभाषित किया जाए। स्वतंत्र चर तथा परतंत्र चर का निर्धारण किया जाए। प्रयोग में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री एकत्रित की जाए। प्रक्रिया का निर्धारण किया जाए कि क्या प्रक्रिया होगी, कैसे कैसे उसका एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस होगा। प्रयोगात्मक समूह के लिए चयन करना, आंकड़ों को एकत्रित किया जाए, जो आंकड़े उससे मिल रहे हैं उसको एकत्रित किया जाए, और एकत्रित आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करना। सांख्यिकीय मतलब डाटा बना के उसको एक्सप्लेन करना, और विश्लेषण से फिर निष्कर्ष निकालना। अब विकासात्मक विधि क्या है? देखिए विकासात्मक, इसको डेवलपमेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल, ठीक है। इसका प्रयोग व्यक्ति के विकास एवं वृद्धि का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। डेवलपमेंट नाम से ही क्लियर है, विकास एवं वृद्धि, याद रखिएगा, विकास और वृद्धि के लिए डेवलपमेंट किया जाता है नाम से। इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब डेवलपमेंट के अंदर 3 विधियां और है। क्रॉस सेक्शनल विधि, इस विधि में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों का अध्ययन एक ही समय पर किया जाता है। ऐसा हम करते हैं कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल के बच्चों को हम अलग अलग चीज़ें सिखा रहे हैं, ठीक है। उदाहरण के स्वरूप अगर हमने 10, 15, 20, 25 व 30 को क्रिकेट के नियम बताने लगे, तो 10 साल का बच्चा उसको कम समझेगा, 15 साल को उसको थोड़ा ज़्यादा समझेगा, 20, 25 व 30 वाले लगभग एक जैसा समझेंगे, और इनमें जो क्रिकेट को खेलते रहेंगे वो और तेज़ी से समझेंगे। तो इसमें क्या होता है, स्मृति से संबंधित विकासात्मक रूप जानने हेतु 5 से लेकर 30 आयु के कुछ बच्चों का स्मृति स्मरण करने के लिए दिया गया। इन सब के स्मरण करने की गति और क्षमता की तुलना कर ली गई। तो ये क्रॉस सेक्शनल विधि की होती है कि अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों को कॉमन चीज़ें सिखाकर उसमें अध्ययन किया जाए, तो एज वाइज उस पर क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो हमको पता चलता है। लंबवर्तीय विधि क्या होता है? लंबे समय तक व्यक्ति को एक समूह का अध्ययन किया जाए। जीन पियाजे ने अपने 3 बच्चों का व्यवहार करके, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत देने से पहले अपने 3 बच्चों पर लंबे समय तक एक समूह पर अपने बच्चों पर अध्ययन किया था और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इस विधि अत्यधिक समय लगता था, खर्च भी अधिक आता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। आप उनके अपने बच्चे थे तो जीन पियाजे जी ने उसको कर लिया था। क्रमवार विधि क्या है? इस विधि का आरंभ से करते हैं और कुछ माह व साल के बाद उसी समूह का अध्ययन करते हैं। मतलब आरंभ से करते हैं, फिर कुछ महीने और कुछ साल बाद उसी को समूह का अध्ययन फिर से करते हैं। कुछ समय अंतराल बाद फिर कुछ नए लोगों को अध्ययन में शामिल कर लेते हैं। इसमें क्रॉस सेक्शनल का लंबवर्ती दोनों विधि का गुण शामिल होते हैं। मतलब इसमें लोगों को बदलते रहते हैं। यह जटिल, महंगी तथा अधिक समय लेने वाली विधि है। ये भी महंगी विधि है। उपचारात्मक विधि क्या होता है? उपचारात्मक विधि को क्लिनिकल भी बोलते हैं। क्लिनिकल
जैसे इसमें ये स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, जैसे कुछ बच्चों को लगातार कुछ समस्या आ रही है, वो सीख नहीं पा रहे हैं, छात्रों की कुंठाओं, भय, कल्पनाओं, ग्रंथियों, चिंता, आपराधिक वृत्तियों, संवेगात्मक विघटन, हकलाना आदि व्यवहार संबंधी कठिनाइयों के कारण को जानने के लिए किया जाता है। इसके आधार पर निर्देशन और परामर्श देना आसान हो जाता है। जीन पियाजे ने बालकों को संज्ञानात्मक स्तर को जानने हेतु इसी विधि का प्रयोग किया था। आ सकता है कि अपने बच्चों को संज्ञानात्मक स्तर जानने के लिए जीन पियाजे ने किस विधि का प्रयोग किया था, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक स्तर के जानने हेतु उपचारात्मक या क्लिनिकल मेथड का प्रयोग किया था। याद रहेगा, उपचारात्मक क्लिनिकल मेथड का प्रयोग किया था। अब एक आता है जीवन वृत्त अध्ययन विधि, जिसको केस स्टडी बोलते हैं। केस स्टडी, इसमें पर्टिकुलर एक केस को स्टडी किया जाता है। जैसे कोई अपराध बोध बच्चे हैं, ठीक है, कोई अपराधी बच्चे हैं या समस्याग्रस्त बच्चे हैं, तो वो किस समस्या के ग्रसित होने के कारण ऐसा कर रहे हैं, तो उसकी पूरी केस स्टडी की जाती है। उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, उन्होंने क्या समस्याएं झेली, उसकी लाइफ में क्या ट्रॉमा था, क्या दिक्कत थी कि उसने गलत रास्ता अख्तियार किया, उसमें क्या माहौल था परिवार का, ये सब सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है। इसी को जीवन वृत्त अध्ययन विधि कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड बहुत फोकस्ड होता है ये। इसमें एक किसी इकाई का गहन या विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अब वो इकाई एक छोटा व्यक्ति भी हो सकता है, एक संस्था भी हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है। गहन और विस्तृत अध्ययन करने हेतु बहुत उपगामों का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें गहन और विस्तृत अध्ययन करने हेतु कई सारे उपगामों का प्रयोग किया जाता है। शारीरिक परीक्षण, मनोचिकित्सीय परीक्षण, सामाजिक रिपोर्टिंग आदि। तो पीवी यंग के अनुसार व्यक्तित्व अध्ययन एक ऐसी इसी को व्यक्तित्व अध्ययन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? व्यक्तित्व अध्ययन एक ऐसी पद्धति जिसके द्वारा एक सामाजिक है, चाहे वह व्यक्ति या परिवार तथा संस्कृति हो, समस्त समुदायों के जीवन का अन्वेषण तथा विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य उन कार्यों को निर्धारित करना होता है जो कि संबंधित इकाई के व्यवहार के विषम प्रतिरोधों तथा इकाई के प्रति संबंध रखते हैं। अब व्यक्तिगत अध्ययन की विशेषताएं क्या होती हैं, इसको क्या बोलते हैं? केस स्टडी। क्या क्या विशेषता होती है? गहन और विस्तृत अध्ययन को होता है, सूक्ष्म अध्ययन होता है, छोटी छोटी चीज़ों को रिसर्च की जाती है, उस पर अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध व वस्तुपरक अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध मतलब क्रम से, और वस्तुपरक मतलब बहुत डिटेल में। इकाई का बहुपक्षीय अध्ययन किया जाता है, मतलब अब एक ही पर्सन पे किया ना, तो बहुत सारी चीज़ों का, हर एक पक्ष का उसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इसमें एक इकाई से संबंधित विभिन्न अंगों व चरों को अलग अलग विवरणात्मक अध्ययन न करके उन्हें पारस्परिक, अब इसमें जिसे अलग अलग चर हैं जो एक दूसरे प्रभावित करते हैं, तो उसमें अलग अलग अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि उसको पारस्परिक अंतर संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। इसकी आधारभूत धारणाएं क्या है, मतलब क्या इसका बेस है? तो भौतिक जगत में घटनाएं स्वतंत्र रूप से घटित नहीं होती। इसका कहने का मतलब है उसका एक अपना क्रम होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आगे चल के समस्यात्मक चाइल्ड हो गया, तो वो एक दिन में नहीं हो गया होगा, वो क्रम से हुआ होगा। मान लीजिए किसी ने मर्डर किया, तो पहले उसने चोरी की होगी, उसने कभी लड़ाई की होगी, उसने मारपीट की होगी, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ होगा कि उसको मर्डर करने की ज़रूरत हुई। एक घटना के विभिन्न अंगों में यांत्रिक क्रमबद्धता, पारस्परिक आश्रित अंतर्निहित होते हैं। तो इसमें यांत्रिक मतलब एक क्रमबद्धता होती है, एकदम अंतर, एक दूसरे से जुड़े होते हैं चीज़ें। घटना के विभिन्न अंगों में कार्य कारण संबंध होता है। जो विभिन्न अंग होते हैं घटनाओं के, उसमें एक दूसरे का अच्छा संबंध होता है। तो व्यक्तित्व अध्ययन विधि द्वारा सामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है, परंतु इस विधि का अधिकतर उपयोग असामान्य व्यक्तियों के अध्ययन में किया जाता है। बाल अपराधी जो हो गए हैं, मना स्नायु विकृति जिसको हो गई है, तो उन सब लोगों का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो हमने इसमें देखिए 6 के 6 मेथड हो गए। कौन कौन से हो गए दोस्तों? इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, जिसको निरीक्षण विधि भी कहते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद क्या हो गया दोस्तों? एक्सपेरिमेंटल, प्रायोगिक और डेवलपमेंटल, क्लिनिकल, उपचारात्मक जिसको बोलते हैं। अब केस स्टडी जो व्यक्तित्व वाला हो गया। ये 6 मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के हैं। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है कि शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अनेक विधियों का उल्लेख किया गया है। अंतर निरीक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने मनोदशा का विधिवत निरीक्षण करता है।
आत्मनिरीक्षण के साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि का प्रयोग में लाया गया, जिसमें किसी शिक्षार्थी या बालक के व्यवहार का निरीक्षण अलग अलग परिस्थितियों में किया जाता है। इन व्यवहारों का परीक्षण कभी स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है और कभी नियंत्रित वातावरण में किया जाता है। अध्ययन क्रम में प्रयोगात्मक विधि की उपयोगिता सर्वाधिक है। ये याद रखिएगा कि अध्ययन क्रम में किसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा है? प्रयोगात्मक। इस विधि में अध्ययनकर्ता एक शोध प्रारूप बनाकर आश्रित चर में कारण परिणाम संबंध करने की कोशिश करता है। व्यक्ति इतिहास विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी समस्यात्मक बालक की अनुभूतियों व घटनाओं का विवरण तैयार करके उनका विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान इसके अतिरिक्त परिस्थिति के अनुसार विकासात्मक विधि, मानक सर्वेक्षण आदि विधियों का प्रयोग होता रहता है। तो इस तरह से यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका ख़त्म होता है। आपको कोई भी ऐसे डाउट है या कोई और टॉपिक आपको स्टडी करना है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करिएगा। आपको अच्छे और लगेगा और हो सके तो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू।